चलिए, जो रिकॉर्डिंग के थ्रू देख रहे हैं, अभी हम बस एक क्वेश्चन पूछे हैं। क्वेश्चन मेरा ये है कि सीक्वेंस ऑफ सपोर्ट बीट डबल क्या होगा। ऑप्शन दिए हैं, पहला कि ए में आपका प्रो, ए का मतलब प्रो, बी का कॉक, सी का गर्डर, डी का मतलब फ्रिक्शन सपोर्ट और ई का फ्रैक्स पावर सपोर्ट। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन होगा जो सही होगा, पॉज करके आप देख लीजिएगा। क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं, बाकी देखते हैं एक बार चैट में। चैट में लड़का कोई बता रहा है बी, कोई कह रहा है डो टू, सी कह रहा है, बी भी कह रहा है। हमको लगा सब सही है। ठीक है, चलो देख ले। तो इसका आंसर हम समझते हैं, उससे पहले कुछ चीज़ों को आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, प्रॉप सपोर्ट जो वजन लेता है वो 8 से 10 टन तक का वजन लेता है। जब इसको सेट किया जाता है तो 2 टन वजन लेता है और धीरे धीरे 8 से 10 टन का वजन ये उठाता है। कॉक सपोर्ट का अगर हम बात करेंगे तो 10 से 15 टन तक का वजन उठाता है। गर्डर सपोर्ट का हम अगर बात करेंगे तो ये 50 टन तक का वजन उठाता है। फ्रिक्शन सपोर्ट का बात करेंगे तो 20 से 25 टन तक का वजन उठाता है। आजकल आ गया है मॉडर्न वाला का हम बात कर रहे हैं, कन्वेंशनल में नहीं। और पावर सपोर्ट का बात करेंगे तो 300 से लेकर के 800 टन तक वजन उठाता है। ठीक है, हम क्या बताएं, प्रॉप सपोर्ट 8 से 10, कॉक सपोर्ट 10 से 15, गर्डर 50 टन के आसपास, फ्रिक्शनल सपोर्ट आपका 20 से 25, मॉडर्न वाला, पुराना वाला थोड़ा कम होगा, पावर सपोर्ट आपका 300 से 800 टन। तो अब हम देखेंगे कि सबसे ज्यादा वजन कौन उठाता है, उसको सबसे पहले खोला जाएगा। तो सबसे ज्यादा वजन उठाता है ई वाला, तो सबसे पहले ऑप्शन देखेंगे कि ई वाला कौन सा है। तो ई वाला ऑप्शन देखेंगे तो हमको दिखेगा कि या तो ये होगा, या तो सॉरी, या तो ये होगा या ये होगा। ये दोनों नहीं होगा क्योंकि पहला ऑप्शन में ई दिया हुआ है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। दूसरा में जो कम वजन, उसके बाद इसके बाद जो दूसरा नंबर पे आता है वो है 50 टन वाला गर्डर सपोर्ट, गर्डर है सी। तो अब देखेंगे ई के बाद सी किस में है, तो इसमें। इसके बाद डी नंबर पे आता है फ्रिक्शन, यानी फिर उसके बाद फ्रिक्शन सपोर्ट आएगा। फिर उसके बाद आपका कॉक सपोर्ट आएगा, देन आपका प्रॉप सपोर्ट आएगा। तो ये जो सीक्वेंस है ये पूरी तरह से ई सब, ई हो गया, डी हो गया, नहीं नहीं हाँ, ये पूरी तरह से फिट बैठता है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ओके, तो कहने का मतलब क्या था, कहने का मतलब हम आपको ये इसलिए सिखाएं क्योंकि आपको इतना सारा डाटा समझने का जरूरत नहीं पड़ेगा, आपको पहले पता चल जाएगा। सबसे पहले हम लोग उसको निकालते हैं जो सबसे ज़्यादा वजन उठाता हो। उसके बाद हम लोग उसी सीक्वेंस में जो सबसे कम वजन तक उठाता है वहां तक पहुंचते हैं। ठीक है, मतलब हाई से लेकर के लो तक हम धीरे धीरे जाते हैं। ये मेरा सीक्वेंस ऑर्डर होगा। अगर मान लीजिए हम कोई कॉग खोल रहे हैं तो कॉग खोलने का क्रम क्या होगा। ठीक है, तो बोला गया है कि कॉर्नर प्रॉप को खोलने से पहले जितना भी बीच में प्रॉप आप डाले हैं सब प्रॉप को उठा लीजिएगा। तो कॉर्नर प्रॉप डालने से पहले, कॉर्नर प्रॉप क्या होता है, जब आप कॉग लगाते हैं तो चारों कोना में ऐसे खूंटा गाड़ा जाता है, तो इस खूंटा को हम क्या कहते हैं, कॉर्नर प्रॉप। ठीक है, तो कॉर्नर प्रॉप को खोलने से पहले जो बीच बीच में आप सपोर्ट लगाए हैं इसको खोल लेंगे। ठीक, यही होता है सीक्वेंस। देन आगे बोला गया है कि जहाँ पे हम सपोर्ट खोलने का काम करेंगे, मान लीजिए एक जगह है, यहाँ पे प्रॉप लगा हुआ है, हम इस पे चैन बांधे हैं और इसको सपोर्ट खोल रहे हैं। ये चैन पूरा पूरी चैन है, चैन सेल्वेस्टर मशीन है। तो हम उस जगह पे खड़ा रहेंगे जिसके ऊपर का स्टार्टा पूरी तरह से मजबूत हो। कैसा हो, स्ट्रॉन्ग स्टार्टा हो, उसके नीचे खड़ा रहेंगे। क्योंकि सपोर्ट को अगर हम खींचेंगे तो सपोर्ट को खींचने के कारण क्या होगा, ऊपर का रूफ जो है उसका वजन अचानक से नीचे पड़ेगा, तो हो सकता है रूफ फॉल हो जाए। अगर रूफल हो जाएगा तो दिक्कत हो जाएगा, आदमी को चोट लग जाएगा। तो पहले तो सब आदमी को वहाँ से खाली करा लेंगे, खाली ज़रूरत का आदमी रहेगा। और जो भी आदमी रहेगा वो एक सेल्फ पोजीशन में रहेगा, सेफ पोजीशन में रहेगा, यानी कि स्ट्रॉन्ग रूप के नीचे रहेगा। अगर कहीं पे स्ट्रॉन्ग रूप नहीं है तब क्या किया जाएगा, अगर कहीं पे स्ट्रॉन्ग रूप नहीं है तब हम कैनोपी का यूज़ करेंगे। ठीक है, इसी के ऊपर में कैनोपी लगाया जाएगा, छतरी जैसा। ठीक है, मोटा चदरा का रहता है कैनोपी, और इसके नीचे में खड़ा होकर आदमी काम करेगा। ठीक है, चलिए इसके बाद बोला गया है कि जब कभी भी सपोर्ट खोलने का काम किया जाएगा वो एक्सपीरियंस पर्सन के द्वारा और एक्सपीरियंस पर्सन के निगरानी में किया जाएगा। एक्सपीरियंस पर्सन के द्वारा और एक्सपीरियंस पर्सन के निगरानी में किया जाएगा। ठीक है, तो ये आपका दिया हुआ है। इसके बाद जो सपोर्ट खोलने लगाने का काम है इसका बीच बीच में ट्रेनिंग देना चाहिए। इसमें लिखा हुआ है कि बीच बीच में क्या होगा, ट्रेनिंग दिया जाएगा, जो भी सक्षम व्यक्ति है उसको ट्रेनिंग दिया जाएगा। ठीक है, पावर सपोर्ट जहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है तो वहाँ पे कुछ प्लान बनाया जाएगा पावर सपोर्ट को खोलने से पहले। ठीक है, अगर पावर सपोर्ट लगा है तो हमको प्लान बना के काम करना होता है। ठीक है,
तो अब पूरी सपोर्ट खोलने का तरीका को हम समझते हैं। सपोर्ट खोलने का तरीका में सबसे पहले क्या है, एजेंट ऑनर मैनेजर परमिशन लेगा डीजीएमएस से। उसके बाद एक प्लान बनाएगा, प्रपोज्ड प्लान बनाएगा कि सपोर्ट जो है कुछ ऐसा खोलना है। उस प्लान में क्या इंक्लूड होगा, उस प्लान में इंक्लूड होगा हाई से लेकर के लो, मतलब सबसे पहले हाई वाला को खोलना है, फिर लो वाला को खोलना है। इसके बाद सेफ पोजीशनिंग किस जगह पे खड़ा रहो के खोला जाएगा। चेन सेल्वेस्टर मशीन का क्या कैसा काम किया जाएगा, क्या तरीका होगा। ट्रेंड पर्सन इंक्लूड होंगे उसको, और बीच बीच में सबको ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करवाया जाएगा, है ना। तो ये पूरी दिया हुआ है सपोर्ट खोलने का नियम। ठीक है, सपोर्ट खोलने का नियम जो कि रेगुलेशन नंबर 226 में है, उसमें यही सब दिया हुआ है। अब आते हैं 127 पे। ठीक, 127 में जो रेगुलेशन है उसमें दिया हुआ है, पहला लाइन है, हॉरिजेंटल से 30 डिग्री या उससे अधिक का जो वर्किंग है, उस जगह पे आदमी लुढ़क के गिर सकता है ना। तो उस जगह पे क्या होगा बेसिकली। ठीक है, चलिए हम समझा देते हैं, रेगुलेशन का पढ़ेंगे नहीं समझ में आएगा आपको। मान लीजिए ये क्या है, ये एक समतल जमीन है, इससे 30 डिग्री में इंक्लाइनेशन है, मतलब जो इंक्लाइन रास्ता है वो कितना डिग्री में है, वो 30 डिग्री में। तो उस जगह पे कभी भी, चाहे हम सीढ़ी बना दें, हैंडल बना दें, कुछ भी लगा दें, कभी भी आदमी वजन लेके नहीं चढ़ेगा। क्या करेगा, कभी भी आदमी वजन लेके नहीं चढ़ेगा, क्योंकि 30 डिग्री से ज़्यादा इंक्लाइनेशन रहता है तो हमको पता है कि सीढ़ी बनाया जाता है, और नियम यह है कि कभी भी सीढ़ी में वजन लेके नहीं चढ़ा जाता है। ज़्यादा हैवी वजन लेके, हल्का फुल्का तो चल सकता है, हैवी वजन लेके नहीं चला जा सकता है। जैसे मान लीजिए 20 किलो का एक्सप्लोसिव है, तो उसको उठा के कंधा पे माथा पे लाद के कोई आदमी नहीं जाएगा। ठीक है, और अगर एक्सप्लोसिव को उठा के ले जाना है और हल्का है, कम है, तो वो जो एक्सप्लोसिव का डब्बा होता है उसको अपना बॉडी से बांध लेता है, चेन से बांध लेता है या तार से बांध लेता है ना। क्यों ऐसा करता है, रस्सा से बांध लेता है, ऐसा क्यों करता है, क्योंकि अगर गलती से एक्सप्लोसिव का डब्बा गिर गया तो वो खुल के एक्सप्लोसिव बर्बाद ना हो, ब्लास्ट ना हो, है ना। इसके लिए ऐसा किया जाता है। इसके बाद बोला गया है कि अगर 45 डिग्री से ज़्यादा इंक्लाइनेशन हो गया है और इस पे किसी को आना जाना है, तो अगर चढ़ाई है बहुत ज़्यादा है, फिसलन है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, सेफ्टी बेल्ट या लाइफ लाइन लगा के कोई आदमी ऊपर चढ़ेगा या नीचे उतरेगा। ठीक है, जस्ट अ सेकेंड। ठीक, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो 127 में कुछ खास पॉइंट नहीं है, 127 में दो ही पॉइंट है। ठीक है, 127 में जिसमें बोला गया है कि स्टीप वर्किंग किसको कहते हैं, तो जनरली 30 डिग्री से ज़्यादा इंक्लाइनेशन होता है तो कुछ हमको सेफ्टी लेना पड़ता है। सबसे पहले क्या सेफ्टी है, बोला गया है 30 डिग्री से ज़्यादा इंक्लाइनेशन रहेगा तो भारी सामान लेके हम नहीं चढ़ेंगे। ठीक है, इसके बाद अगर 45 डिग्री से ज़्यादा हो गया है तो आदमी जब कभी भी उसमें चढ़ेगा 45 डिग्री से ज़्यादा, है ना, तो उसमें जिसमें फिसल सकता है, जहाँ फिसल सकता है, ध्यान रखिए, ऐसा नहीं बोल रहे कि 45 डिग्री ज़्यादा रहेगा तो वहाँ पे आदमी लाइफ लाइन लगा के या सेफ्टी बेल्ट लगा के चढ़ेगा, ऐसा नहीं कह रहे। हम कह रहे हैं 45 डिग्री से ज़्यादा इंक्लाइनेशन होगा तो आदमी चढ़ेगा, वो तो नॉर्मल है। लेकिन अगर फिसलन है, सीढ़ी में फिसलन है, कीचड़ है, उसे गिर सकता है ना, तो गिरेगा तो बहुत नीचे टाइम तक चला जाएगा। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, लाइफ लाइन लगाते हैं या फिर सेफ्टी बेल्ट लगाते हैं। अब लाइफ लाइन क्या होता है, सेफ्टी बेल्ट क्या होता है, समझते हैं। मान लीजिए ऐसा है किसी जगह पे बाढ़ आ गया। ठीक, तो बाढ़ आ गया तो एक जगह था ऊंचा यहाँ पे और एक जगह था ऊंचा यहाँ पे। यहाँ पे एक ठो पोल बांधा हुआ था, यहाँ पे एक ठो पोल बांधा हुआ था, है ना। यहाँ पे मान लीजिए खूटा था और इस जगह पे एक खूटा था। बाकी बीच का जो पोर्शन है समझिए कि पानी भर गया, इसमें पूरा भयंकर पानी भर गया। अब अगर कोई आदमी इस साइड में फंसा हुआ है और उसको इस साइड जाना है ना, तो वो क्या करेगा, एक रस्सा बांधा हुआ रहता है। क्या बांधा हुआ रहता है, एक रस्सा बांधा हुआ रहता है, पूरा इस साइड से लेकर के उस साइड तक, मतलब ए खूटा से लेकर के बी खूटा तक पोल खूटा रहता है या कोई पेड़ रहता है, इसमें एक रस्सा बांध देता है। और उसी रस्सा को पकड़ के, इसी रस्सा को पकड़ पकड़ के वो आदमी इस साइड से उस साइड क्रॉस करता है। ठीक है, इस साइड से उस साइड क्रॉस करता है। इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं लाइफ लाइन। इसको क्या कहेंगे, इसको कहेंगे लाइफ लाइन। अब सेफ्टी बेल्ट क्या होता है समझते हैं। मान लीजिए ऐसा है कि जो पानी का बहाव है वो भयंकर तेज है, हल्का फुल्का नहीं है पानी की बस हाथ में रस्सा पकड़ के धीरे धीरे वो चल के आ जाएगा, नहीं। पानी जो है उसका बहाव बहुत तेज है। अगर मान लीजिए आदमी इस रस्सा को थोड़ा सा भी ढील छोड़ता है तो बह के वहां से चला जाएगा, दूसरा जगह चला जाएगा। तब हम क्या करेंगे,
तब हम एक ठो इस आदमी का कमर में सेफ्टी बेल्ट बांधेंगे, ठीक है, पूरा जांग वगैरह सब बांधा हुआ रहता है, और उसी सेफ्टी बेल्ट को हम इस लाइफ लाइन में लटका देंगे, ठीक है, क्लोजिंग हुक टाइप का रहेगा, उससे लटका देंगे। अगर मान लीजिए इस आदमी का हाथ छूट भी गया तो इसी रस्सा के सहारे झूलता रहेगा, लटकता रहेगा, फिर से खड़ा होगा, फिर से कोशिश करेगा, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं सेफ्टी बेल्ट। जो कमर में बांधा ये क्या था? सेफ्टी बेल्ट। और जो एक खूंटा से दूसरा खूंटा तक बांधा है इसको बोलेंगे लाइफ लाइन। इसी तरह से लाइफ लाइन इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है, केबीसी वाला लाइफ लाइन नहीं है। 30 डिग्री से ज़्यादा इंक्लाइन रहेगा तो हम क्या बोले? 30 डिग्री से ज़्यादा इंक्लाइन रहेगा तो भारी सामान नहीं ढोना है। 45 डिग्री से इंक्लाइन रहेगा स्टीप वर्किंग में तो क्या सेफ्टी लेंगे? इस कंडीशन में अगर फिसलन है, नॉर्मल नहीं, अगर फिसलन है तब हम या तो लाइफ लाइन लगाएंगे या हम सेफ्टी बेल्ट लगाएंगे। दोनों भी लगा सकते हैं। दोनों हम कब लगाते हैं? जब आपको हम कंडीशन बताएं, जब ज़्यादा खतरा होता है तब। तो रेगुलेशन नंबर 27 में वही चीज़ है, आप इसको पढ़िएगा तो आपका समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए, अब है फेंसिंग एट गेट्स, ठीक है। फेंसिंग एंड गेट्स यानी कि रेगुलेशन नंबर 128 128। तो इस पे जाने से पहले हम आपसे कुछ हल्का फुल्का क्वेश्चन पूछना चाहेंगे, है ना, आपको बताना है, ठीक है। मेरा सबसे पहला क्वेश्चन है, किसी माइंस में अगर हम उतर रहे हैं या चढ़ रहे हैं इंक्लाइनेशन में, तो कितना डिग्री से ज़्यादा अगर वो इंक्लाइंड रहता है तो हम भारी सामान लेके चढ़ उतर नहीं सकते हैं? बताइएगा, इसका आंसर दीजिएगा। चैट में। चलिए एक बार देख लेते हैं। 30 डिग्री बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप, 30 डिग्री हो जाएगा। अगर कोई रास्ता कितना ज़्यादा इंक्लाइन होता है और उसमें फिसलन का संभावना है, डर है, तो हम लाइफ लाइन या सेफ्टी बेल्ट लगाते हैं। बताइएगा, इंक्लाइनेशन बताइए। ठीक है, इंक्लाइनेशन आई होप बता दी होंगे आप, सही सही। देख लेते हैं, 45 डिग्री एकदम सही है, 45 डिग्री। चलिए, अब आगे बढ़ते हैं, फेंसिंग एंड गेट्स। फेंसिंग एंड गेट हम आपको पहले भी पढ़ा चुके हैं, आपको 50 बार बताए होंगे, लेकिन एक बार फिर से हम रिकैप कर दे रहे हैं बहुत ही ज़्यादा शॉर्ट में। देखो, फेंसिंग जनरली हम लोग सरफेस में अगर इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसको S1 S2 S3 टाइप का होता है। अंडरग्राउंड में इस्तेमाल कर रहे हैं तो U1 एंड U2 टाइप का होता है। जनरल फेंसिंग भी होता है लेकिन इसको माइनिंग इंडस्ट्री में ज़्यादा यूज़ नहीं करते। जो U1 और U2 टाइप का फेंसिंग है, उसमें U1 जो है वो उस जगह पे लगाते हैं जहाँ पे ज़्यादा खतरा होता है। U1 फेंसिंग कैसे लगाते हैं? 4 गो कांटा वाला तार रहता है, ठीक है, 1 2 3 4, 4 गो कांटा वाला तार रहता है। कांटा वाला तार ऐसे रहता है, जिसका 0.3 मीटर दूरी होता है, 30 सेंटीमीटर। खैर उतना डिटेल में नहीं जाते। ये होता है U1 टाइप का फेंसिंग। 4 गो कांटा वाला तार क्यों रहता है? 4 गो कांटा वाला तार इसलिए रहता है ताकि कोई इसको लांघ ना सके। तो इसको हम कहाँ लगाएंगे? जहाँ पे खतरा हो, जैसे मिसफायर हो गया, यहाँ पे खतरा है, रूफल हुआ है, उस जगह पे खतरा है, ठीक है, कहीं से गैस निकल रहा है, उस जगह पे खतरा है, ब्लास्टिंग हो रहा है, उस जगह पे खतरा है। इन सभी जगह पे हम 4 तार वाला कांटा वाला तार लगाते हैं, इसको कहते हैं U1 टाइप का फेंसिंग। U2 टाइप का फेंसिंग क्या है? U2 टाइप का फेंसिंग 2 कांटा वाला तार लगाते हैं। इसमें क्या लगाते हैं? 2 कांटा वाला तार लगाते हैं U2 टाइप का फेंसिंग में। इसको हम नॉर्मली ओल्ड वर्किंग में या फिर जिसको हम लोग डिसयूज्ड वर्किंग कहते हैं, उस जगह पे लगाते हैं। मतलब खतरा उतना ज़्यादा नहीं है, ऐसा नहीं कि वहाँ जाएगा आदमी तो मर जाएगा, ठीक है, लेकिन वहाँ काम नहीं चल रहा है इसीलिए उसको बस ऐसे फेंसिंग दे दिया जाता है। तो अंडरग्राउंड में 2 टाइप का U1 U2 समझ गए। U1 खतरा वाला जगह पे, U2 नॉर्मल जगह पे, ओल्ड वर्किंग में। अब आते हैं S1 S2 S3 में, ठीक है। S1 S2 S3। S1 टाइप का जो फेंसिंग होता है वो एक दीवाल होता है नॉर्मल सा, ठीक, और इस दीवाल के ऊपर में एक कांटा वाला तार लगा दिया जाता है, 2 ठो, ठीक है, 2 ठो ऐसे कांटा वाला तार रहेगा।
ये दीवार रहेगा कंक्रीट का, ठीक है। इसको हम कब लगाते हैं, इसको अगर लगाते हैं अगर आसपास में बंकर है, ठीक, या आसपास में आपका वाटर टैंक है, खुला वाटर टैंक, तो उस जगह पे हम लगाते हैं। S1 टाइप का फेंसिंग क्यों यूज़ करते हैं, दीवार क्यों बनाते हैं, दीवार इसलिए बनाते हैं क्योंकि कोई जानवर गलती से उसमें गिर ना जाए, इसके लिए हम लोग दीवार बना देते हैं, है ना। इसमें हम लोग चाहते तो U1 टाइप का ही लगा देते हैं तार वाला, लेकिन तार के नीचे से बीच से गैप रहता है, जानवर घुस जाएगा, छोटे छोटे जानवर है, कुत्ता है, बिल्ली है ना, तो सब घुस जाएगा, इसीलिए हम लोग S1 टाइप में दीवार बनाते हैं सबसे पहले, ठीक है। उसके बाद ऊपर में हम S1 मतलब 2 कांटा वाला तार लगा देते हैं। ये बंकर, वाटर टैंक, ये सब के आसपास में लगाते हैं। H2 टाइप का फेंसिंग क्या होता है, H2 टाइप का फेंसिंग आपका एक दीवार होता है और इसके ऊपर में पैरापिट होता है। क्या होता है, पैरापिट। पैरापिट का मतलब हम चाहेंगे तो उसको और ज़्यादा बढ़ा सकते हैं, कम पतला करके ठीक है। इसको हम कहाँ लगाते हैं, इसको लगाते हैं जनरली जहाँ सब्सिडांस एरिया हो। कहाँ लगाते हैं, सब्सिडांस एरिया हो, ठीक है। जनरली मेजरली हम लोग सब्सिडांस एरिया के आसपास में लगाते हैं, या स्टेपल पिट है, ठीक है, जो बंद हो चुका है, क्लोज हो चुका है, या फिर कोई शाफ्ट का एंट्रेंस है ना, एंट्रेंस है जो बंद हो चुका है, ठीक, इस सब जगह पे हम लोग इसको लगाते हैं, ठीक। सब्सिडांस एरिया के आसपास में, स्टेपल पिट में, शाफ्ट का एंट्रेंस में कौन सा स्टॉप पे फेंसिंग लगाया जाता है, तो S2 टाइप का फेंसिंग लगाया जाता है। S1 फेंसिंग कहाँ लगाते हैं, तो S1 फेंसिंग लगाते हैं जब बंकर है, जिसमें बालू डालते हैं हम लोग, और वाटर टैंक है उस जगह पे लगाते हैं, ये भी सरफेस पे लगता है। S3 टाइप का फेंसिंग क्या होता है, देखिए जो ओपन कास्ट माइंस होता है ना, इसका माइन बाउंड्री अक्सर चेंज होते रहता है। आज माइन बाउंड्री वहां तक गया है, कल आगे बढ़ जाएगा, परसों और आगे बढ़ जाएगा, पीछे बैक फिलिंग हो जाएगा, पीछे का एरिया घट जाएगा, आगे का बढ़ जाएगा, ऐसा अक्सर होता है। तो बार बार आप दीवार बना बना के तो तोड़ नहीं सकते हैं, तो इस कंडीशन में मूवेबल टाइप का फेंसिंग होता है। S3 फेंसिंग क्या होता है, ये एक मूवेबल फेंसिंग होता है, मूवेबल फेंसिंग होता है S3 टाइप का फेंसिंग। इसमें क्या करते हैं हम लोग, इसमें कुछ नहीं, जैसे रेलवे स्टेशन में आप देखे होंगे फेंसिंग टाइप का रखा रहता है, जैसे एक टिकट काउंटर है, उसके बीच में एक ठो ऐसे फेंसिंग लगा देगा, दूसरा टिकट काउंटर के बीच में लगा देगा, ताकि आदमी एकदम लाइन से खड़ा रहे, एक लाइन का आदमी दूसरा लाइन में नहीं चल जाए, इसके लिए लगाते हैं। तो उसको कभी भी चाहेगा आदमी तो उठा के इधर से उधर कर सकता है। तो बिल्कुल ओपन कास्ट में ऐसा ही होता है। ओपन कास्ट में कुछ ऐसे रखने वाले मूवेबल रॉड होते हैं, ठीक है, जिसमें या तो कांटा वाला तार लगा सकते हैं, या तो हम रस्सा बांध सकते हैं, ठीक है, ऐसा कुछ लगाते हैं। जनरली कांटा वाला तार को प्रीफर किया जाता है। रस्सा हम उस जगह पे लगाते हैं जहाँ आसपास में कोई जानवर का डर नहीं हो, हमको पता है कि इधर कोई जानवर नहीं आएगा, इधर कोई जानवर नहीं है, जंगल नहीं है, तब लगाते हैं। लेकिन कांटा वाला तार भी हमको कुछ जगह पे लगाना पड़ता है, क्योंकि ओपन कास्ट माइंस जनरली क्या होता है, कुछ रूरल एरिया में भी होते हैं जिसके आसपास में जंगल होता है, और कांटा वाला तार अगर हम नहीं लगाएंगे तो जानवर इसमें से घुस सकता है, भाग सकता है, ठीक है। और अगर कभी इसके आसपास में जानवर का डर होता है, तो इसके दूरी में, मतलब माइन बाउंड्री के बहुत दूरी तक, जहाँ तक वो लीज लिया हुआ है, उसको घेर दिया जाता है, ठीक है। चलिए, तो फेंसिंग के बारे में यही लिखा हुआ इसमें है। फेंसिंग में बस वही सब चीज़ बोला गया है। एक बोला गया है कि अगर मान लीजिए एक्सकॉवेशन है, कहीं पे काम चल रहा है, कहीं पे क्या चल रहा है, काम चल रहा है या एक्सकॉवेशन चल रहा है, ठीक है, उसके 15 मीटर के दायरे में कोई भी अगर सड़क आ जाता है, पब्लिक रोड, ठीक, ऐसा हो सकता है कि पब्लिक रोड आ जाए, या फिर कोई इमारत आ जाता है, बिल्डिंग आ जाता है, तो उस कंडीशन में क्या करेंगे, हम फेंसिंग लगा देंगे। 15 मीटर के दायरा में अगर आ जाता है तो उस जगह पे हम फेंसिंग लगा देंगे और उसको ठीक से रखेंगे, ठीक है। सब्सिडांस वगैरह जो हम आपको बताएं, पूरा पूरी यही सब लिखा हुआ है। चलिए एक बार पढ़ते हैं इसको। एक सेकेंड, चलिए एक बार इसको देख लेते हैं ओके, देखते हैं। सबसे पहले बोला कि हर ओपन कास्ट माइंस का ऊपरी भाग जो होता है उसको हम लोग गाढ़ा लगाते हैं। हम आपको बताएं S3 फेंसिंग लगाते हैं, S1 टाइप का, S2 टाइप का बंकर में यूज़ करते हैं, और सब्सिडांस एरिया में S3 वाला माइन बाउंड्री में लगाते हैं। इसके बाद 15 मीटर का दूरी में हम क्या बोलें कि अगर कोई सार्वजनिक सड़क, पब्लिक रोड और इमारत पड़ता है, बिल्डिंग पड़ता है, तो उस जगह पे हम फेंसिंग लगाएंगे। इसके बाद बोला गया है कहीं अगर खनन कार्य की वजह से जमीन धंस गया, उसको हम लोग क्या कहते हैं, सब्सिडांस कहते हैं। उस एरिया पे क्या करता है, उस एरिया पे भी पूरे सरफेस के एरिया में फेंसिंग लगाया जाता है। तो मेरा क्वेश्चन है, सब्सिडांस अगर किसी जगह पे हो रहा है तो कौन सा टाइप का फेंसिंग लगाया जाएगा, कौन सा टाइप का फेंसिंग लगाया जाएगा, बताइएगा।
एक बार देख लेते हैं फटाफट। S2 टाइप का फेंसिंग, बिल्कुल S2 टाइप का फेंसिंग अभी हम बताएं थोड़ा देर पहले, ठीक है। S1 टाइप का बंकर में वाटर टैंक के आसपास लगता है, S2 टाइप का फेंसिंग लगता है सब्सिडांस एरिया में, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, इसी में आगे का पॉइंट पढ़ते हैं। फिर यहाँ पे बोला गया है अगर स्टेपल पिट है किसी जगह पे, किसी पे स्टेकल पिट है, सम्प है ना, तो उस जगह पे भी हम लोग क्या करते हैं, फेंसिंग लगा के रखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर भी बताए थे। इसके बाद बोला गया है स्टेपल फिट शाफ्ट अगर 30 डिग्री से ज़्यादा इंक्लाइन है और कोई गैलरी डायरेक्ट उस जगह पे जाता है, तो वहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, या तो बफर लगा सकते हैं, ठीक है, मजबूत रोक के लिए बफर लगा सकते हैं, या फिर हम लोग उस जगह पे फेंसिंग लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये बोला है अगर कोई गैलरी है अचानक से 30 डिग्री जा रहा है ना, तो उस कंडीशन में उसके ऊपर में हम क्या करेंगे, बफर लगा सकते हैं या फेंसिंग लगा सकते हैं, ठीक। फिर बोला गया है जो लंबा टाइम के लिए यूज़ में नहीं है, इसके बारे में हम आपको बताएं, ओल्ड वर्किंग जिसको हम लोग कहते हैं, या डिसयूज्ड वर्किंग कहते हैं। तो डिसयूज्ड वर्किंग में कौन सा टाइप का फेंसिंग लगाया जाएगा, बताइएगा। बताइएगा डिसयूज्ड वर्किंग में कौन सा टाइप का फेंसिंग लगाया जाएगा। थोड़ी देर पहले बताए थे। चलिए, तो डिसयूज्ड वर्किंग में बेसिकली U2 टाइप का फेंसिंग लगाया जाएगा, सही बोल रहे हैं। डिसयूज्ड वर्किंग में U2 टाइप का फेंसिंग लगाया, 2 तार वाला, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद बोला गया है कि कभी भी अगर रीजनल इंस्पेक्टर किसी जगह पे चाहेगा कि यहाँ पे फेंसिंग लगना चाहिए, तो उस जगह पे फेंसिंग लगा दिया जाएगा, ठीक है। और लास्ट में बोला गया है कि अगर कोई माइंस है उसको बंद किया जा रहा है परमानेंटली या स्थगित किया जा रहा है, तो उसके पहले हम लोग शाफ्ट इंक्लाइन या इस सब का जो मुंह होता है उसमें फेंसिंग लगा देंगे। परमानेंट भी बंद हो रहा है तो हम आपको बताए थे, है ना। S2 टाइप का फेंसिंग बताए थे, हाँ S1 टाइप का फेंसिंग बताए थे, S2 टाइप में बताए थे, सब जगह पे लगा देते हैं, ठीक है। तो इसका जो पॉइंट है वो हम करा दिए हैं और सारे कुछ आई थिंक समझ ही गए होंगे, इसमें कुछ ऐसा डाउट वाला चीज़ नहीं है। अब आते हैं सरदार द्वारा जांच, ठीक है। सरदार द्वारा किस किस चीज़ का जांच किया जाता है, तो इसको हम 2 सेक्शन में बांटते हैं, अंडरग्राउंड और ओपन कास्ट, ठीक है। इसका एक सीधा संबंध है रेगुलेशन नंबर आपका 48 से, ठीक है। 46, 47, 48 ही, 48 ही है। इसका डायरेक्ट संबंध है उससे, माइनिंग सरदार का कर्तव्य और जिम्मेवारी, है ना। तो उसी से इसका संबंध है एग्जामिनेशन बाय सरदार। तो सरदार क्या क्या जांच करता है इसके बारे में हम आपको बताएंगे, उससे पहले हम आपका सरदार का काम हल्का फुल्का बता देते हैं। देखो माइंस में जब कभी सरदार आता है ना, मान लीजिए 8 बजे सुबह से लेकर के 4 बजे शाम तक उसका शिफ्ट चल रहा है, ठीक है। तो सरदार 8 बजे आएगा, आने के बाद सबसे पहले हाजिरी बनाएगा, ठीक। हाजिरी बनाने के बाद वो क्या करेगा, हाजिरी बनाने के बाद अपना रूम में जाएगा, स्टाफ रूम जिसको क्या कहते हैं, स्टाफ रूम, या फिर माइनिंग रूम भी लिखा रहता है कहीं कहीं पे, और उसमें खाता लिखा रहता है, खाता रखा रहता है जिसको हम लोग कहते हैं बुकलेट, ठीक है ना, रजिस्टर जो कह लो। माइनिंग सरदार का रजिस्टर निकालेगा, जो पिछला शिफ्ट वाला आदमी लोग भर के गया, उस रजिस्टर को निकालेगा और रजिस्टर को पलट के देखेगा कि क्या काम चल रहा है। रजिस्टर में पूरा डिटेल में लिखा जाता है कि किस जगह पे कौन कौन सा सरदार काम किया है, और वो किसको, सक्सेसर को, सक्सेसर का मतलब क्या होता है समझाते हैं। सक्सेसर का मतलब होता है उत्तरदायी, मतलब कि इससे पहले जो आदमी काम कर रहा था, मान लीजिए पिंटू नाम का एक तो लड़का था माइनिंग सरदार, वो पहले काम कर रहा था, पिंटू का जैसे शिफ्ट खत्म हुआ तो वो चिंटू को चार्ज ओवर करके चल गया, ठीक है। तो पिंटू अब चिंटू को चार्ज दे दिया, तो चिंटू अब जो काम पिंटू छोड़ के गया था वही काम को आगे करवाएगा। जैसे पिंटू क्या कर रहा था, पिंटू पंप का चार्ज में लगा हुआ था कि पंप चल रहा है कि नहीं चल रहा, पंप सही से चल रहा है नहीं चल रहा, पंप को देख रेख कर रहा था। अब पिंटू लिख के चला गया है खाता में कि चिंटू को पंप का काम हम सौंपते हैं, तो अब चिंटू का जिम्मेदारी है कि पंप का काम आगे देखेगा। अगर चिंटू चाहेगा तो किसी और को दे सकता है, लेकिन फिर उसके जगह पे किसी ना किसी को लगाना पड़ेगा, ठीक है। इसको कहते हैं सक्सेसर, ठीक। उत्तरदायी, हिंदी में उत्तरदायी, इंग्लिश में सक्सेसर, ठीक। तो स्टाफ रूम में जाने के बाद बुकलेट चेक करता है, बुकलेट चेक करने के बाद देख लेता है कि क्या काम चल रहा है। अगर माइनिंग सरदार से भेंट हो जाता है सक्सेसर से डायरेक्ट बात करता है,
नहीं तो रजिस्टर को चेक करता है। रजिस्टर चेक करने के बाद 8 बजे वो पहुंचा है, तो शुरू का 2 घंटा के अंदर, कितना घंटा के अंदर? स्टार्टिंग का 2 घंटा के अंदर उसको एक जांच करना मैंडेटरी है। कम से कम एक बार जांच करना मैंडेटरी है, ठीक? तो अब एक बार जांच करेगा 8 बजे से 10 बजे के बीच में, 2 घंटा का मतलब 10 हो गया ना। 8 बजे सुबह-सुबह ड्यूटी आया, 2 घंटा के अंदर यानी 10 बजे के अंदर उसको जांच करना ज़रूरी है। इसके बाद है कि पहला जांच तो कर लिया 2 घंटा के अंदर, अब के बाद जितना भी जांच करेगा वो हर 4 घंटा का इंटरवल पे करेगा, हर 4 घंटा का इंटरवल पे करेगा। तो 10 है यहाँ पे, 11, 12, 1, 2, ठीक है। और 3, 4, 4 पीएम तक होगा इसका ड्यूटी। तो बोला गया है कि हर 4 घंटा में कम से कम एक बार जांच करेगा। तो शुरू का 4 घंटा में जांच किया, मतलब 2 बजे के अंदर, 10 बजे से 2 बजे के अंदर जांच करेगा कम से कम एक बार, ठीक है? और लास्ट का जो 2 घंटा बच जाता है, लास्ट में भी उसको एक बार जांच करना पड़ता है, ठीक? तो टोटल मिला करके अगर हम बात करें तो कितना बार जांच करेगा? टोटल मिला के बात करेंगे तो शुरू का 2 घंटा में एक बार, उसके बाद 4 घंटा में एक बार, बाकी जो टाइम बचा उसमें कम से कम एक बार। हर जगह ज़रूरी नहीं है कि माइनिंग सरदार का ड्यूटी 8 घंटा का होता है। कहीं-कहीं पे ड्यूटी 8, 9, 8, 10 घंटा का होता है। जनरल शिफ्ट में है तो कहीं-कहीं 9 घंटा का होता है। कहीं-कहीं 11 घंटे का भी ड्यूटी करना पड़ता है। हालाँकि इससे ज़्यादा नहीं कर सकता है। ठीक है? चलिए, तो अब इस चीज़ को अब समझते हैं प्रैक्टिकली। मतलब ये हम कहें कि माइनिंग सरदार जब जाँच करेगा तो शुरू का 2 घंटा में पहला जाँच करेगा। ठीक? इसके बाद हर 4 घंटा पे जाँच करेगा। हर 4 घंटा में कम से कम एक बार जाँच करेगा। तो हर 4 घंटा में अगर हम जोड़ेंगे तो दूसरा वाला 2 ही घंटा होता है, लेकिन फिर भी उस जगह पे जाँच करना पड़ता है। ठीक है? क्योंकि बाकी का टाइम बच जाता है ना। तो कुल मिला कर के 3 बार जाँच करता है एक शिफ्ट में। अगर कभी क्वेश्चन पूछेगा कि एक शिफ्ट में माइनिंग सरदार कितना बार जाँच करता है, तो एकदम आँख बंद करके टिक मारना है 3 बार। कितना बार जाँच करेगा? 3 बार। ठीक है? 3 बार हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि 8 घंटा का ही शिफ्ट होता है, ये ज़रूरी नहीं है। किसी-किसी माइन्स में 9 घंटा का भी होता है, किसी में 10 घंटे का भी होता है। और 3 बार ऐसे भी कैलकुलेशन के हिसाब से बैठ रहा है। तो आपको यही आंसर याद करना पड़ेगा। अब जाँच करता ही तो समझ गया, लेकिन जाँच क्या करेगा? अगर अंडरग्राउंड माइन्स है, तो क्या-क्या जाँच करेगा पहले इसको समझते हैं। तो अंडरग्राउंड माइन्स में ट्रैवलिंग रास्ता से जाएगा, जाँचे-जाँचे देखेगा गैस है, लैंप एफएसएल अपने साथ रखेगा, फ्लेम सेफ्टी लैंप, और ट्रैवलिंग रास्ता को पूरा अच्छे से देखते जाएगा। वो डंडा रहता है उसके हाथ में, ठीक है? जिसको हम लोग कहते हैं माइनिंग स्टिक। माइनिंग स्टिक ये मोटा मोटी 1 मीटर का होता है। इसके आगे में एक ठो लोहा का मेटल लगा होता है। अब देखे होंगे, माइनिंग सरदार का डंडा कहते हैं इसको। तो ये वाला डंडा से ठोकते ठाकते जाएगा, मतलब सपोर्ट भी देखते जाएगा, गैस भी देखते जाएगा, ठीक है? और काम सब सही से चल रहा है कि नहीं ये भी देखते जाएगा, और कहाँ कहाँ क्या सामान घटा है ना? कहाँ कितना सामान घटा है ये भी देखते जाएगा, ठीक? तो पहले हम क्या बोले? गैस जांच करेगा। दूसरा हम क्या बोले कि सपोर्ट स्टार्टा का जांच करते हुए जाएगा। और तीसरा बोले कि कहाँ कहाँ कितना कितना सामान घटा हुआ है ये देखते जाएगा। साथ ही साथ सेफ्टी देखते जाएगा। तो ये सभी के सभी चीज़ तो सेफ्टी में ही आ रहा है ना, कि आदमी सही से काम कर रहा है नहीं कर रहा है, कहीं पे जमीन में तो नहीं धंसा हुआ है, क्रैक तो नहीं है कहीं पे स्टार्टा का फेलियर तो नहीं है। अंडरग्राउंड में बेसिकली ये सब चीज़ देखते हुए जाता है ना? जस्ट अ सेकेंड, मीटिंग एंड हो गया है। और जो लाइव देख रहे हैं, थोड़ा सा समस्या होता है, आपको समझ रहे हैं, लेकिन कोई नहीं, आपका पढ़ाई नहीं छूटे मेरा कारण, मेरा मेन मोटिव है कि आपका पढ़ाई नहीं छूटे, इसलिए इतना मेहनत कर रहे हैं आपके पीछे, कि क्लास भी करा रहे हैं, रिकॉर्डिंग भी कर रहे हैं, और फिर इसको चढ़ा भी रहे हैं, शेयर भी कर रहे हैं। तो थोड़ा सा मेहनत बढ़ जाता है, लेकिन आप मेहनत कीजिए, है ना? क्योंकि जितना बच्चा लोग पहले पढ़ रहा था सब तो निकल गया है, अभी नया नया बच्चा लोग आया है, कुछ कुछ बचा है पुराना वाला। हम चाहते हैं आप लोग भी निकल जाइए, साल 2 साल में सब बच्चा लोग निकल जाता है यहाँ से, तो आप भी निकल जाइए, है ना? भगा नहीं रहे हैं, हम चाह रहे हैं कि आपका जॉब हो जाए। ठीक, जस्ट अ सेकंड, हम शेयर कर लेते हैं। रिकॉर्डिंग तो शायद अच्छे से चल रहा होगा, आई होप। हम्म।
सब म्यूट कर लीजिए, 6 मिनट कर दे रहे हैं। म्यूट कर लीजिए, सब वीडियो ऑफ कर लीजिए। ठीक, वीडियो ऑफ कर लीजिए सब। हाँ, चलिए। अगर छूट जा रहा है क्लास तो फिर आपको हम मौका भी तो दे रहे हैं वीडियो लेक्चर का। चलो कोई नहीं, आपका बात सही है, क्लास को टाइम एक फिक्स कर देते हैं। लेकिन हम हर हफ्ता हो सकता है टाइम थोड़ा सा आगे या थोड़ा सा पीछे करेंगे। अभी फ़िलहाल तो आपका जो टाइमिंग है वो 5 बजे शाम को ही रहेगा, ठीक है। इस वीक में कोशिश करेंगे कि पूरा का पूरा जो टाइमिंग है वो शाम को 5 बजे ही रहे, जो आपका जो नॉर्मल टाइम है। इसके बाद अगला वीक से अगर मेरा शिफ्ट चेंज होता है तो उसके हिसाब से टाइम को थोड़ा आगे या थोड़ा पीछे कर देंगे, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अपराइट एजुकेशन वाला, उसमें हम वीडियो डाल देते हैं, ठीक है। आपको पब्लिक करके ही डाल दे रहे हैं, है ना। और कुछ कुछ वीडियो को हम पब्लिक कर रहे हैं अभी। बाकी आप कर लीजिएगा तो क्या है कि शेयर शेयर भी हम कर देंगे, ठीक है, शेयर कर देंगे। यूट्यूब पे मत डालना, यूट्यूब पे हम पूरा पूरी नहीं डाल रहे हैं, पूरा पूरी। अच्छा, जो चैनल का ये जो वीडियो हम शेयर करते हैं उसी में जाइएगा ना, और उसी में सब्सक्राइब मार लीजिएगा, काम आ जाएगा, ठीक है। ऐसे उसको ग्रो नहीं करना है, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन ठीक है। चलिए, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। 32 सब ज्वाइन कर लिए हैं, ठीक। तो अभी हम आपको बता रहे थे माइनिंग सरदार द्वारा जांच, उसमें हम आपको एक चीज़ स्पष्ट कर दिए कि जांच कितना बार करता है, एक शिफ्ट में कम से कम 3 बार जांच करता है। जांच क्या क्या करता है, हम बोले कि स्टाटा सपोर्ट है कि नहीं सही से, गैस का जांच करते हुए जाता है, सेफ्टी देखते हुए जाता है माइंस में, है ना, ट्रेवलिंग रास्ता, कॉलेज रास्ता सब जांच करते हुए जाता है। बाकी बताएं हैं कि मान लीजिए अगर 2 घंटा से ज़्यादा टाइम के लिए कभी माइंस बंद रह गया तो उस कंडीशन में गैस का जांच करेगा। सब आदमी को पहले मतलब बेसिकली गैस का जांच करेगा। 2 घंटा से ज़्यादा टाइम के लिए अगर काम बंद हो गया तो गैस का जांच करेगा और सब कुछ ओके पाने पर ही सबको काम करने के लिए जाने देगा, ठीक है। इस चीज़ को भी ध्यान रखिएगा। इसके बाद है कि अगर मान लीजिए लगातार शिफ्ट में काम नहीं हो रहा है, जैसे 8 बजे सुबह से लेकर के 4 बजे शाम तक एक शिफ्ट चला, 4 बजे शाम से लेकर के 12 बजे रात तक जो दूसरा शिफ्ट था जिसको हम शिफ्ट सेकंड शिफ्ट कहेंगे, मान के चलिए कि इस टाइम लाइट कट गया था, फेलियर था लाइट का, तो सब आदमी सरफेस पे बैठा हुआ था। अब 12 बजे सुबह से जो 8 बजे वाला सुबह वाला टाइमिंग है, इस कंडीशन में क्या हुआ, थर्ड शिफ्ट में काम चालू हो गया, लाइट आ गया। तो अब माइनिंग सरदार जो होगा वो माइंस में जाएगा और एक स्टेशन होता है, स्टेशन में सब आदमी लोग को, जो मजदूर है जो भी उसके चार्ज में, सबको बैठाएगा और स्टेशन के आगे वो तो खुद जाएगा या फिर कोई हेल्पर को ले लेगा, जाके क्या जांच करेगा, गैस का जांच करेगा, स्टार्टर का जांच करेगा, सेफ्टी का जांच करेगा। सब कुछ सही रहेगा तो फिर स्टेशन आके बोलेगा कि हाँ चलो सब काम करने चलो, तब जाके सब काम करने जाएगा। ठीक है, चलिए। ओपन कास्ट में क्या है, ओपन कास्ट में बेंच का स्टेबिलिटी है कि नहीं, ओबी का स्टेबल है कि नहीं, हॉल रोड स्टेबल है कि नहीं, इसका जांच करेगा। अगर बेंच ओवरबर्डन या हॉल रोड अनस्टेबल है तो उस काम को सबसे पहले करवाएगा, ठीक है, उसको स्टेबल करवाएगा, उसके बाद ही फिर आगे काम होगा, ठीक। ओपन कास्ट में ये 3 चीज़ का मेजर जिम्मेदारी होता है। देन देखेगा कि लूज मटेरियल जो होगा वो बेंच का 3 मीटर किनारे तक नहीं रहे। अगर लूज मटेरियल बेंच के 3 मीटर के किनारे तक कोई लूज पत्थर है, माल है, पेड़ पौधा है, ऐसा कुछ भी है तो उसको हटवा देगा, ठीक है। कहीं पे क्रैक वगैरह आया है तो उसका ड्रेसिंग करा देगा, ठीक है। यही सब चीज़ लिखा हुआ है ना। और जब तक माइंस में आदमी मौजूद है, उसका शिफ्ट का, उसका चार्ज का आदमी मौजूद है, तब तक उस खुद मौजूद रहेगा। दूसरा शिफ्ट का आदमी आएगा, माइनिंग सरदार, उसको वहाँ से हटाएगा तभी वहाँ से हटेगा, ठीक। ये रेगुलेशन नंबर 129 है जो हम समझाएं, यही सब चीज़ इसमें लिखा हुआ है, ठीक है। इसमें जो मेन मेन चीज़ है वो हम आपको समझा दिए हैं, पॉइंट सब, ठीक है। चलिए, रैंडम सा कुछ सवाल है मेरा, फटाफट बताइएगा।
माइंस में ड्यूटी शुरू करने के कितने घंटे के अंदर माइनिंग सरदार अपना पहला जांच करता है? ड्यूटी स्टार्ट होने के कितने दिन घंटे के अंदर अपना पहला जांच करेगा? बताइएगा, सबको पता होना चाहिए। ठीक, 2 घंटा बिल्कुल सही है, 2 घंटा के अंदर जांच करेगा। मेरा अगला क्वेश्चन है, पहला जांच के बाद जो सेकंड जांच या थर्ड जांच होता है वो कितने घंटे के इंटरवल पे होता है? कितने घंटे के इंटरवल पे होता है? पहला जांच के बाद जितना भी जांच होता है वो कितने घंटे के इंटरवल पे किया जाता है माइनिंग सरदार के द्वारा? 4 घंटा, बिल्कुल सही बात है। अगला क्वेश्चन है, एक शिफ्ट में माइनिंग सरदार कम से कम कितनी बार वर्किंग प्लेसेस की जांच करेगा? बताइएगा। च- बिल्कुल, 3 बार। मेरा अगला क्वेश्चन है कि माइनिंग सरदार अगर लगातार शिफ्ट में काम हो रहा है, ठीक है, उस कंडीशन में तो ठीक है, चलो माइनिंग सरदार जा रहा है। अगर लगातार शिफ्ट में काम नहीं हो रहा है तो माइनिंग सरदार सब व्यक्ति को ले जाके अंडरग्राउंड माइंस में एक जगह होता है जहाँ सबको बैठाता है, उसके बाद जाके आगे जांच करता है खुद, और फिर सब ओके रहता है तो फिर उसको आगे करता है। उस पर्टिकुलर जगह को क्या बोलते हैं जहाँ पर सब आदमी बैठता है अंडरग्राउंड माइंस में? स्टेशन कहते हैं, ठीक है, इसको क्या कहते हैं? स्टेशन कहते हैं। ओके, चलिए मेरा अगला क्वेश्चन है, अगर शाफ्ट है तो शाफ्ट में इनमें से कौन से जगह में स्टेशन बनाया जाएगा? ठीक है, ऑप्शन दे रहे हैं आपको। मेरा पहला ऑप्शन है आउटसाइड ऑफ द डिस्ट्रिक्ट, दूसरा है इनसाइड ऑफ द डिस्ट्रिक्ट, तीसरा है इन द शाफ्ट पिलर, और चौथा है नन ऑफ दिच। ऑप्शन क्वेश्चन बताते रहे हैं, इनमें से कौन से जगह में, अगर शाफ्ट है, इन केस ऑफ शाफ्ट, इनमें से कौन से जगह में स्टेशन बनाया जाएगा? इनमें से कौन से जगह में स्टेशन बनाया जाएगा? आउटसाइड ऑफ द डिस्ट्रिक्ट, इनसाइड ऑफ द डिस्ट्रिक्ट, इन द शाफ्ट पिलर, नन ऑफ दिच। बताइएगा। पहले हम शायद बताएं, आउटसाइड कह रहे हैं, ए कह रहे हैं। एक्यूरेट आंसर चुनना है, एक्यूरेट आंसर जो बेस्ट है, बेस्ट सूटेबल है। थोड़ा कंफ्यूज हो गए हैं आप, दो ऑप्शन को देख के हम समझ रहे हैं, आपको बेस्ट सूटेबल चूज करना है। कुछ लड़का लोग का तो कॉन्सेप्ट क्लियर है। साफ्ट पिलर, जी बिल्कुल सही सुने आप, साफ्ट पिलर इसका आंसर हो जाएगा। बहुत किसी को समझ में नहीं आ रहा होगा साफ्ट पिलर होता क्या है, तो हम आपको समझा देते हैं साफ्ट पिलर क्या चीज़ है। ठीक है, बड़ा ही मज़ेदार चीज़ है, समझाते हैं आपको। कभी भी जब साफ्ट बनाया जाता है, साफ्ट क्या होता है? एक कुआं जैसा होता है रास्ता, जिसमें से दो केज जो है वो ऊपर नीचे करता है, यानी केज जो है ऊपर जाएगा नीचे आएगा, है ना, उसी से आदमी आना जाना करेगा। इसको हम क्या कहते हैं? इसको कहते हैं साफ्ट। साफ्ट जब कभी बनाया जाता है तो कड़ा चट्टान में बनाया जाता है। ऐसा नहीं कि कोयला का चट्टान है उसी में हम बड़ा सा कुआं जैसा बना दिए, और उसमें हम या मिट्टी वाला चट्टान है उसमें हम बना दिए, ऐसा नहीं कर सकते। जहाँ पे कड़ा चट्टान होता है, स्टोन होता है भारी वाला, उस कंडीशन में ही हम साफ्ट बनाते हैं, क्योंकि साफ्ट को एक लंबा टाइम तक रखना पड़ता है संभाल के। अगर मिट्टी वाला रहेगा तो लंबा टाइम तक रहेगा क्या? नहीं रह पाएगा, हमको मेंटेन करने में बहुत खर्चा होगा। अगर कोयला वाला है तो रह पाएगा क्या? नहीं, कोयला क्योंकि उसका लेयर जो है वो झड़ता रहेगा, कोयला टूटता रहेगा, तो मेरा साफ्ट जो है बड़ा कमजोर हो जाएगा जल्दी। इसीलिए हम लोग स्टोन में यानी कड़ा चट्टान में ऐसा साफ्ट बनाते हैं। तो कड़ा चट्टान के जस्ट बगल में कोयला रहे ये भी जरूरी नहीं होता है। तो ऐसा जगह हम चुनते हैं जहाँ पे कड़ा चट्टान है भयंकर वाला, और उस कड़ा चट्टान के आसपास में कुछ दूरी तक चट्टान ही रहे, उसके बाद कोयला स्टार्ट हो। क्योंकि अब हम अगर मान लीजिए यहाँ से इंक्लाइन बना रहे हैं, ठीक है, इस रास्ता में इंक्लाइन बना रहे हैं, तो कुछ दूरी तक मान लीजिए इसको, इस पॉइंट को हम पकड़ लेते हैं, इसको कहते हैं ए पॉइंट, और इस पॉइंट को कहते हैं बी पॉइंट। तो समझ के चलिए कि ए पॉइंट में हम उतर रहा है आदमी, है ना, केज से उतर रहा है और फिर इस गैलरी में ट्रेवल कर रहा है, तो बी पॉइंट तक कम से कम वो चट्टान का ही दीवार मिलेगा उसको।
ऊपर चट्टान, नीचे चट्टान, अगल चट्टान, बगल चट्टान, मतलब ऊपर देखेगा पत्थर, साइड पत्थर, इधर पत्थर, उधर पत्थर, कोयला नजर नहीं आएगा। ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों किया जाता है? क्योंकि शाफ्ट पिलर, इसी को हम लोग बोलते हैं शाफ्ट पिलर। ये जो पर्टिकुलर एरिया है ना सर, ये इधर भी जहाँ तक चट्टान रहेगा, इसको हम सी पॉइंट दे देते हैं, इस पर्टिकुलर पॉइंट को यहाँ डी दे देते हैं, डी चट्टान तक मान लीजिए चट्टान है, इसके बाद कोयला स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, इधर मान लीजिए ऐसा है, इधर कोयला है। ठीक है, इधर भी क्या है, इधर भी कोयला है। तो ये जो पॉइंट बी से लेकर के पॉइंट डी तक, इसी को हम पूरा पूरी कहेंगे शाफ्ट पिलर। शाफ्ट पिलर क्या होता है? शाफ्ट के जस्ट अगल बगल में जो दीवार होता है, चट्टान होता है, चट्टान का ही जो गैलरी होता है, उसी को हम लोग कहते हैं शाफ्ट पिलर। इसी शाफ्ट पिलर में स्टेशन बनाया जाता है। अगर कोयला वाला में रहेगा तो दिक्कत है जी, दिक्कत हो सकता है। कोयला वाला में अगर रहेगा तो रूफफॉल हो सकता है, ऐसा घटना हो सकता है। तो उस जगह पे शाफ्ट पिलर जो है ज़्यादा मजबूत होता है, इसीलिए हम लोग इस जगह पे स्टेशन बनाते हैं। ठीक है, चलिए, कुछ लोग बहुत डिटेल में पढ़े हैं, तो बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेसन आपको, बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अवॉइडेंस ऑफ डेंजर, खतरों को टालना। आज शायद ये खत्म हो जाना चाहिए। ठीक है, अगला क्लास से एक नया चैप्टर की ओर हम लोग कूदेंगे और अगला चैप्टर को हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, अवॉइडेंस का मतलब होता है खतरों को टालना। ठीक है, जब कोई भी माइनिंग सरदार को या कोई भी आदमी को लगता है, जैसे कोई एक नॉर्मल मजदूर है, मजदूर को दिखाई देता है कि जो दीवार है उसमें बड़ा सा क्रैक आया हुआ है, तो क्या करेगा? फटाक से माइनिंग सरदार को बोलेगा, माइनिंग सरदार बाबू देखिए वहाँ पे क्रैक आ गया है, अब वो चट्टान लगता है गिर जाएगा। तो माइनिंग सरदार जाकर देखेगा एक बार कि सही में ऐसा है कि अफवाह फैला रहा है। एक बार देखेगा कि हाँ सही में ऐसा है, तो एक काम करेगा, उस डिस्ट्रिक्ट से सब आदमी को पहले बाहर निकालेगा। ठीक है, उसका बिजली उजली कटवा देगा, उस डिस्ट्रिक्ट को फेंसिंग करा देगा और ऊपर का अधिकारी को खबर कर देगा। तो ऐसा होने से क्या हुआ, जो खतरा था वो अवॉइड हो गया, खतरा को टाल दिया। अगर माइनिंग सरदार बोलता है अरे छोड़ो ना यार, कुछ नहीं होता है, करो ना काम, कोई दिक्कत नहीं है ना, तो माइनिंग सरदार भगवान तो नहीं है सर। कभी मान लीजिए रूफॉल हो गया, अगर सिम्टम्स रूफॉल का दिख रहा है, फिर भी माइनिंग सरदार प्रोडक्शन के चक्कर में काम कराया जा रहा है, अगर रूफॉल हो गया तो अच्छा खासा आदमी का दुर्घटना हो जाएगा ना। इसीलिए खतरों को टालना मतलब यहाँ पे जो टॉपिक है, इसमें बताया गया है कि कैसे हम खतरा को टाल सकते हैं, अवॉइड कर सकते हैं। तो अवॉइड कर सकते हैं सेफ्टी लेके, अलर्ट होके, है ना। अगर हमको कुछ ऐसा सिम्टम दिखे तो हम पहले काम बंद कर देंगे, काम बंद कर देंगे। कोई भी खतरा दिखे, गैस भी दिखेगा तो हम काम बंद करेंगे, सब आदमी को बाहर निकालेंगे, फेंसिंग करा देंगे, ऊपर का अधिकारी को बता देंगे। अब जो मैनेजर और असिस्टेंट मैनेजर है, ये सब क्या करेगा? ये सब जाके पहले खाता में लिखेगा, है ना, और पता करेगा। एक सेकेंड म्यूट कर लीजिएगा इसका। हाँ, खाता में लिखेगा, उसके बाद जाके एक बार जांच करेगा, है ना, जो ऊपर का मैनेजर है, असिस्टेंट मैनेजर है, वो सब जांच करेगा, डिस्ट्रिक्ट का जांच करके देखेगा कि इसको कैसे हटाया जा सकता है, उपाय लगाएगा, उपाय लगाने के बाद उसको हटाएगा। ठीक है, उसके बाद फिर जब मैनेजर ओके डिक्लेयर कर देगा, तब जाके फिर उसमें आगे काम होगा। ठीक है, यही सब चीज़ इसमें लिखा हुआ है ना। खाली यही बोला है कि गैस वाला अगर होता है तो रेगुलेशन नंबर 166 लागू होगा। इसमें दिया हुआ है हानिकारक गैस के संबंध में सावधानियां, अगर कुछ निकल जाता है तो हम लोग क्या क्या करते हैं। तो जनरली यही है कि उस जगह का बिजली कटवा देते हैं, फेंसिंग करा देते हैं उस पर्टिकुलर एरिया को, उसके बाद ऊपर का अधिकारी को खबर करते हैं, आदमी को वहाँ से निकाल देते हैं, यही है। ठीक है, चलिए अब आते हैं 131 पे, रेगुलेशन नंबर 131। तो 131 में क्या है? 131 में है हाइट एट वर्क। समझते हैं इसका क्या मतलब हुआ। मान लीजिए एक पतला सा रास्ता है। ठीक है, मान लीजिए ऐसा है कि नीचे का जमीन बहुत ज़्यादा उबड़ खाबड़ है। तो अब हम क्या करेंगे? अब एक पतला सा हम रास्ता बना सकते हैं। ऐसा कर सकते हैं कि यहाँ से यहाँ तक हम एक रास्ता बना दिए, और रास्ता बनाए तो ये रास्ता है काफ़ी पतला हो गया है। ठीक है, रास्ते का अगर हाइट, पर्टिकुलर हाइट जो है, अगर 1.8 मीटर है, मतलब अगर आदमी यहाँ ऊपर में खड़ा है और गिरता है तो 1.8 मीटर नीचे तक गिर सकता है, मतलब 1.8 मीटर नीचे है। ठीक है, तो उस कंडीशन में ऐसा कोई भी गैलरी में काम नहीं होगा, यानी कि ऐसा कोई भी फुटपाथ पे, इसको क्या कहेंगे? इसको हम लोग कहेंगे फुटपाथ। ठीक है, इसको हम लोग क्या कहेंगे? फुटपाथ। पुल होता है जनरली, इसको हम पूरा का पूरा स्ट्रक्चर को पुल कह सकते हैं। तो अगर कोई पुल है, पुल के 1.8 मीटर नीचे गढ़ा है, मतलब गड्ढा है उतना, तो ये जो पुल का चौड़ाई होगा
वो कम से कम 1.5 मीटर रहेगा, इससे कम नहीं होगा। अगर इससे कम चौड़ा है तो ये काम बंद हो जाएगा। ठीक, इसे कम चौड़ा अगर फुटपाथ है, फुटपाथ का मतलब इसका जो चौड़ाई है रास्ता का, अगर 1.5 से कम है तो काम बंद हो जाएगा। क्या समझाएं, एक बार फिर से समझते हैं। मान लीजिए एक तो पुल है, पुल से नीचे कुछ खाई है ना, उसका हाइट अगर हम नाप रहे हैं तो 1.8 मीटर है। ठीक है, तो ये जो चौड़ाई है फुटपाथ का जिस पे आदमी चढ़ेगा, यानी कि जो पुलिया है, पुलिया में जो चौड़ाई है वो 1.5 मीटर से कम चौड़ा अगर है तो काम बंद हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, काम बंद हो जाएगा। या फिर बचाव के लिए हम क्या कर सकते हैं, बचाव के लिए हम सेफ्टी बेल्ट का या फिर लाइफ लाइन का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है ना, सेफ्टी बेल्ट का, लाइफ लाइन का, ये सब चीज का हम प्रयोग करेंगे। ठीक, चलिए तो ये पॉइंट याद रखिएगा, 1.5 मीटर से कम चौड़ा है, अगर हाइट 1.8 मीटर पे है तो उस कंडीशन में आगे काम नहीं होगा, जब तक कि उसमें कुछ सेफ्टी नहीं लगाया जाएगा, जैसे सेफ्टी बेल्ट हो गया, है ना, रॉप्स हो गया, लाइफ लाइन हो गया। अगर इस सब का इस्तेमाल नहीं होता है तो फिर हम आगे काम नहीं करेंगे। ठीक, चलिए आगे बोला गया है कि वर्किंग एट हाइट में जब कोई मशीनरी है ना, वर्कशॉप है या शेड है, ठीक है, उसको अगर हम रिनोवेशन या कुछ कर रहे हैं, अगर हाइट पे कर रहे हैं, हाइट में काम करना पड़ रहा है, तो उस कंडीशन में हैंडरेल हो गया, मचान हो गया, प्लेटफॉर्म हो गया, ऐसा जगह पे काम करेगा। ठीक है, नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, हम समझाते हैं इसको। ठीक है, इसमें कोड ऑफ प्रैक्टिस है। ओके, ठीक है, चलिए समझा देते हैं। एक बार हम आप लोगों को कभी अगर बताए होंगे तो ठीक है, नहीं बताएं तो कोई बात नहीं। मान लीजिए ऐसा है कि ये शाफ्ट का बॉटम है जिसको हम लोग कहते हैं पीट बॉटम। ठीक, पीट बॉटम में किसी आदमी को काम पे लगाया गया है, पीट बॉटम पे किसी व्यक्ति को हम काम पे लगाएं कि भैया जाओ थोड़ा सा पीट बॉटम में ये वाला काम है वो काम कर दो। तो मेरा पहला क्वेश्चन है, कम से कम कितना आदमी को एक साथ काम पे लगाएंगे? बताइए, कोई अगर डिटेल में पढ़े होंगे तो बता सकते हैं, कम से कम कितना आदमी को एक साथ लगाएंगे? हम हिंट भी दे दिए हैं इसमें चलो, ठीक है, बिल्कुल, दो लोग, फोटो देख के बताता है दोनों लोग। ठीक, दो आदमी कम से कम काम पे लगा रहेगा। ठीक, इससे कम आदमी नहीं लगा रहेगा। ऐसा क्यों? अगर मान लीजिए ऐसा है क्योंकि जो पिट का बॉटम होता है उसमें पानी का सीपेज होता है। अगर मान लीजिए 300-400 मीटर वर्टिकल डेप्थ है तो ये काफ़ी डेप्थ माना जाता है। तो 300-400 मीटर पे पानी जो है हर जगह से टपक रहा है तो बहुत ज़्यादा पानी सीपजने लगता है, सीपेज होता है पानी का, जिसके कारण नीचे जो है बहुत ज़्यादा फिसलन हो जाता है और कीचड़ हो जाता है। कभी कभी आदमी का पैर हाथ घुस जाता है, फंस जाता है आदमी उस जगह पे। तो क्या होगा, ये दो गो आदमी रहेगा और दोनों आदमी को वाकी टाकी दिया जाएगा, और उसको अगर सुपरविजन कर सकता है तो बेहतर है, कोई आदमी सुपरविजन करेगा और ये आदमी काम करेगा। अगर इसमें से कोई एक भी फंस जाता है तो फटाक से वॉकी टॉकी में बोलेगा, और इसका कमर में क्या रहेगा, सेफ्टी बेल्ट लगा रहेगा। ठीक है, इसमें से कोई भी अगर फंस जाता है तो सेफ्टी बेल्ट के जरिए उसको खींच लिया जाएगा ऊपर। ऐसे ही काम होता है। इसी तरह से अगर मान लीजिए शाफ्ट का कुछ ऊपर में काम हो रहा है, बीच में कोई पोजीशन है, यहाँ काम हो रहा है, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, मचान बांधते हैं, मचान। इसी को हिंदी में कहते हैं स्केप फोल्ड। ठीक है, इसको हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं, स्केप फोल्ड कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं स्केप फोल्ड, हिंदी में कहते हैं मचान। ठीक है, तो कभी भी हाइट में अगर काम हो रहा है, मचान में काम हो रहा है, तो इस कंडीशन में भी आदमी लाइफ लाइन पहनेगा, सेफ्टी बेल्ट लगाएगा, टोपी वगैरह सब पहनेगा, और कम से कम दो आदमी साथ में रहेगा। ठीक है, तो जितना भी खतरनाक काम होता है, चाहे पीट बॉटम में काम कर रहा हो, चाहे मचान में काम कर रहा हो, चाहे कोई मशीन के ऊंचाई में चढ़ के काम कर रहा, कम से कम दो आदमी काम करता है, और सबके पास सेफ्टी बेल्ट लगा रहता है। ठीक है, कोई अगर मशीन में भी चढ़ के काम कर रहा है तो भी यही नियम लागू होता है, कम से कम दो ठो आदमी काम करेगा और सबके कमर में सेफ्टी बेल्ट लगा रहेगा। ठीक, चलिए इसके बाद इसका काम करने का एक तरीका होगा, ऐसे नहीं कि जैसे तैसे काम करेगा, इसका अगर मेंटेनेंस या कुछ ऐसा करना है तो उसका एक तरीका होगा, उसका कोड ऑफ सेफ प्रैक्टिस बनाया जाएगा, जिसको हम लोग कहते हैं सुरक्षित व्यवहार संहिता। इसी के हिसाब से वो काम करेगा, और ये जो भी काम है वो जो ऑथराइज सक्षम व्यक्ति या पदाधिकारी है इसका निगरानी में ही होगा। ठीक है, जैसे इंजीनियर है, इंजीनियर का नज़र के सामने जो साफ्ट वाला काम है वो सब होता है। ठीक है, जैसे आपका इंजीनियर के नीचे जो होते हैं फॉरमैन वगैरह, इलेक्ट्रिकल फॉरमैन वगैरह, तो वो सब जो इलेक्ट्रिकल वाला काम है, बिजली उजली वाला खतरनाक काम, तो उसके नज़र के सामने होता है। ठीक है, तो यही लिखा हुआ हाइट वाला में, है ना। ठीक है,
इसका सारा पॉइंट को हम कवर कर दिए हैं, एक आध पॉइंट शायद बचा होगा। ठीक, एक एक पॉइंट इसमें बचा हुआ है, चलिए समझा देते हैं। इसमें बोला गया है कि कभी भी शाफ्ट सिंकिंग अगर हो रहा हो तो कुछ नियम है यहाँ पे। अगर शाफ्ट सिंकिंग चल रहा हो तो कुछ स्पेशल नियम होता है। क्या क्या नियम है? शाफ्ट सिंकिंग अगर चल रहा है तो वहाँ पे माइनिंग सरदार या जो भी सुपरवाइजर है वो हमेशा मौजूद रहेगा। कब तक मौजूद रहेगा? जब तक कि दूसरा माइनिंग सरदार आके उसको रिलीज नहीं कर देता हो तब तक। ठीक है, और उसके नज़र के सामने में सभी आदमी काम करेंगे, पहला चीज। दूसरा चीज, अगर प्राइमिंग कार्ट्रिज बनाया जा रहा है, प्राइमिंग कार्ट्रिज क्या होता है? एक डेटोनेटर मतलब एक्सप्लोसिव का कार्ट्रिज है। उस कार्ट्रिज में अगर हम बूस्ट डेटोनेटर डाले हुए हैं तो इसको हम लोग प्राइमिंग कार्ट्रिज बोलेंगे। तो डेटोनेटर डालने का जो काम है उसको हम लोग प्राइमिंग कहते हैं। ठीक है, तो ये जो काम है ये काम आपका सरफेस में किया जाएगा। जनरली क्या होता है, फेस के पास किया जाता है, बट शाफ्ट सिंकिंग के केस में कहा किया जाएगा, सरफेस में किया जाएगा। सरफेस में करने के बाद इसको हम लोगों की पॉलीथीन टाइप का बैग होता है, उस बैग में टांग के नीचे लाते हैं। ठीक है, इसके बाद अगर लगातार 2 घंटा तक के लिए काम बंद हो जाए, कहाँ काम बंद हो जाए? शाफ्ट सिंकिंग में। अगर लगातार 2 घंटे तक के लिए किसी कारण से काम बंद हो जाए, या फिर जब भी हम ब्लास्टिंग करें उसके तुरंत बाद हमको गैस का जांच करना होता है और सेफ्टी का जांच करना होता है। गैस का जांच करेंगे, उसके बाद सेफ्टी मतलब कहीं दरार तो नहीं है, कहीं क्रैक तो नहीं आया, कहीं डस्ट का ज़्यादा सेपरेशन तो नहीं है। अगर ज़्यादा है डस्ट तो उसको सप्रेस करेंगे। ठीक है, तो क्या बोले कि अगर 2 घंटा तक काम बंद रहे, कहाँ पे? शाफ्ट सिंकिंग में या ब्लास्टिंग होने के जस्ट बाद, है ना। 2 घंटा तक या तो काम बंद रहे शाफ्ट सिंकिंग में, या तो ब्लास्टिंग करेंगे, तो उसके तुरंत बाद हम गैस का जांच करेंगे और सेफ्टी का जांच करेंगे। ठीक है, चलिए, बस यही सब इसमें लिखा होगा। एक सेकेंड, है ना, इसमें यही सब दिया होगा। अरे खत्म हो गया क्या? रेगुलेशन नंबर 100, लास्ट रेगुलेशन कितना है? अच्छा, 132 है। ठीक है ठीक है, 32 वाला भी करवा दे रहे हैं। 131 रेगुलेशन तक आपका कवर हो गया है। एक बार आप खाली पढ़िएगा, बस आपका रीडिंग डालिएगा, बाकी इसका जो पीपीटी है वो हम भेज देंगे आज। आज तो नहीं, बट कल तक हम भेज देंगे। पूरा पूरी तो नहीं, आधा आधी उसमें है। दो चार को रेगुलेशन पीछे का छूटा हुआ था, तो हम, लेकिन आप बुक जरूर पढ़िएगा सीएमआर वाला, आपका उससे कवर हो जाएगा। रेगुलेशन नंबर 1, चलिए एक बार पहले रैंडम कर लेते हैं, कहीं गुड़ गोबर ना कर दिया हो सब कॉन्सेप्ट। कुछ क्वेश्चन पूछते हैं रैंडम, बताइएगा आंसर। मेरा पहला क्वेश्चन है, अगर शाफ्ट सिंकिंग का काम हो रहा है और काम बंद हो गया है तो कितना घंटा तक काम बंद रहेगा? उसके बाद माइनिंग सरदार जाके जांच करेगा, बताइएगा। गैस का, सपोर्ट का, ये सब चीज का। चलिए देख लेते हैं। 2 घंटा, जी बिल्कुल 2 घंटा, ठीक है। 2 घंटा। मेरा अगला क्वेश्चन है, जस्ट अ सेकंड, मेरा अगला क्वेश्चन है, अगर किसी हाइट पे काम हो रहा है और वो हाइट 1.8 मीटर है, तो जो फुटपाथ है उसका चौड़ाई कितना से कम नहीं होना चाहिए? जो फुटपाथ है, जो पुल है, पुल का जो फुटपाथ होगा जिसमें हम लोग चलते हैं, उसका चौड़ाई कितना से कम नहीं होना चाहिए, बताइएगा। 1.5 मीटर, जी बिल्कुल बिल्कुल सही है। ईसीएल में पूछा था, अच्छा ठीक है। 1.5 मीटर से कम नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए, इसके बाद अगला क्वेश्चन है, अगर 1.5 मीटर से कम है, ठीक है, तो उस कंडीशन में काम किया जा सकता है, डीजीएमएस परमिशन दे दिया, लेकिन बोला है कि कुछ में से कुछ सेफ्टी डिवाइस का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो आपके हिसाब से इनमें से कौन कौन सा सेफ्टी डिवाइस है जिसका इस्तेमाल किया जा सकता है? पहला ऑप्शन है सेफ्टी हुक, दूसरा ऑप्शन है लाइफ लाइन, ठीक है ना, तीसरा ऑप्शन है स्केप होल्ड, चौथा ऑप्शन है नन ऑफ दिच। थोड़ा सा उल्टा कर दिए इसको, इसमें ए और बी दोनों हो जाएगा, ठीक है। ए एंड बी लिखना चाह रहा था डी में।
ठीक। सेफ्टी हुक और लाइफ लाइन इन दोनों का इस्तेमाल किया जाएगा जब 1.8 मीटर से ऊपर होगा। एस्केप फोल्ड इज नॉट ए सेफ्टी डिवाइस। एस्केप फोल्ड किसी भी तरह का सेफ्टी डिवाइस नहीं है। एस्केप फोल्ड मतलब मचान होता है। सेफ्टी हुक और लाइफ लाइन ये आपका हाइट में यूज करते हैं, ठीक है। मेरा अगला क्वेश्चन है, अगर शाफ्ट सिंकिंग का काम चल रहा है और किसी जगह पे एस्केप होल्ड लगा के हम कुछ काम करवा रहे हैं आधा हाइट पे, तो इसमें कम से कम कितना आदमी मौजूद रहना चाहिए? एक बार में कम से कम कितना आदमी काम करेगा, बताइएगा। 2%। ठीक है, चलो सबका कॉन्सेप्ट अच्छा है यार। एज इक्वल्स टू बी समझ जाते हैं आप लोग। ठीक है, तो एस्केप होल्ड में कम से कम 2 आदमी रहना चाहिए जिसके कमर में सेफ्टी बेल्ट वगैरह लगा रहता है, ठीक है। ओके, ठीक। अब आते हैं लास्ट रेगुलेशन पे और इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक पे। 132 जनरल सावधानियां, ठीक है। कुछ जनरल सावधानियां हैं, उसके बारे में हम लोग बात करते हैं, जनरल प्रिकॉशन, ठीक है ना। कुछ कुछ पॉइंट लिखा है, उस पॉइंट को हम पढ़ देते हैं। पॉइंट में सबसे पहले बोला गया है कि जहाँ कहीं भी काम चल रहा है ना, उस जगह पे शिफ्ट के दौरान में समय समय पर कार्यस्थल का जांच किया जाएगा सक्षम व्यक्ति के द्वारा। जो हम आपको बताएं, माइनिंग सरदार है, ओवरमैन है, जो पदाधिकारी है, ये सब माइंस में यही तो करता है। बीच बीच का इंटरवल पे जाके माइंस का जांच करता है, देखता है सब काम सही से चल रहा है कि नहीं, सब अपना चार्ज वाला काम कर रहा है कि नहीं, और सेफ्टी बरकरार है कि नहीं, ठीक है ना। और जब कभी भी काम होता है सब नियम कानून के हिसाब से होता है ना। सेफ्टी देखा जाता है कि मतलब जितना पिलर का साइज दिया हुआ है उतना ही पिलर का साइज होना चाहिए। जिस तरीके से कोयला काटा जा रहा है, जो परमिशन मिला है उतना ही कोयला काटा जाना चाहिए, ठीक है। इसके बाद एक क्वेश्चन हम आपसे पूछेंगे, चलिए पूछे थे थोड़ा देर पहले, कितना से ज़्यादा डिग्री इंक्लाइन होने पे कोई रास्ता में अगर कितना डिग्री ज़्यादा इंक्लाइन हो जाएगा तो कोई आदमी भारी वजन लेके नहीं चलेगा, बताइएगा। ये हम पूछ चुके हैं, देखते हैं किसको याद है। इसमें लिया हो लिखा हुआ है इसी रेगुलेशन में। 30 डिग्री, जी बिल्कुल सही है, 30 डिग्री है। 30 डिग्री से ज़्यादा इंक्लाइनेशन होगा तो उस कंडीशन में जो सामान है, भारी सामान है, उसमें नहीं ढोया जाएगा, ठीक है। अब एक और इसमें नियम लागू होता है, ये नियम को थोड़ा समझिएगा। अभी हम थोड़ा देर पहले एक जो काम बताए थे वो क्या बताए थे कि 1.8 मीटर का हाइट पे अगर कोई पुल है, उस पुल का चौड़ाई जिसको फुटपाथ कहते हैं 1.5 मीटर से कम नहीं होना चाहिए। अगर इससे कम है तो उसमें हमको सेफ्टी बेल्ट वगैरह कुछ ऐसा लगाना पड़ेगा, ठीक। ये चीज़ हम समझे थे। अब एक दूसरा यहाँ पे पॉइंट है, वो क्या है, अगर कोई इंक्लाइनेशन 30 डिग्री से ज़्यादा इंक्लाइन है, कितना से ज़्यादा इंक्लाइन है, 30 डिग्री से ज़्यादा इंक्लाइन है, ठीक है, तो हम इसमें बोझा नहीं ढो सकते। क्या नहीं ढो सकते हैं? बोझा नहीं ढो सकते, मतलब भारी वजन नहीं ढो सकते। ये दूसरा पॉइंट। अब एक पॉइंट है कि अगर मान लीजिए एक नॉर्मल रास्ता है, इसका इंक्लाइनेशन दिया नहीं दिया है कितना है, 30 है 20 है, मान के चलते हैं 15 डिग्री इंक्लाइन या 10 डिग्री इंक्लाइन होगा, ठीक है। तो इस नॉर्मल रास्ता पे अगर हम बोझा लेके चल रहे हैं तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि रास्ता बहुत ज़्यादा पतला हो, ठीक है। बहुत ज़्यादा पतला रहेगा तो हम इसमें वजन नहीं ढो सकते हैं। जैसे अगर 1 मीटर से कम चौड़ा है तो हम इसमें वजन नहीं ढो सकते हैं, ठीक है। क्या बताएं, एक नॉर्मल रास्ता है जिसमें इंक्लाइनेशन कुछ दिया हुआ नहीं है। अगर 30 डिग्री से ज़्यादा इंक्लाइन होता तब तो वजन ढोते ही नहीं, बात यही खत्म था, ठीक है। लेकिन यहाँ पे बोला गया है कि रास्ता है, अगर रास्ते का चौड़ाई 1 मीटर से कम है तो हम इसमें वजन नहीं ढोएंगे। क्या नहीं ढोएंगे? वजन नहीं ढोएंगे, ठीक है। अब बोला है एक दूसरा कंडीशन, पहला कंडीशन बोला है कि 1 मीटर से कम चौड़ा है तो हम वजन नहीं ढोएंगे, ठीक। दूसरा क्या बोला है? दूसरा बोला है 1 मीटर से कम चौड़ा है तो वजन नहीं ढोएंगे, तो ठीक है। दूसरा बोला गया है कि 15 डिग्री से ज़्यादा इंक्लाइन होता है ना, तो उसमें हम सीढ़ी बना देंगे, जमीन को हल्का हल्का काट काट के सीढ़ी बना देंगे, ठीक है। और ये जो सीढ़ी का हाइट होगा, सेकंड, और जो सीढ़ी का हाइट होगा वो 18 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। जो हाइट होगा वो 18 सेंटीमीटर हो जाएगा। और सीढ़ी का जो चौड़ाई होगा ये आपका कितना हो जाएगा?
35 सेंटीमीटर। समझिएगा मेरे बात को, हम क्या कहना चाह रहे हैं। हम कहना चाह रहे हैं कि एक गैलरी है, इस गैलरी में हमको वजन लेके चलना है और इसका इंक्लाइनेशन 15 डिग्री से ज़्यादा है। तब हम क्या करेंगे, उसमें सीढ़ी बांध काट काट के बना देंगे, और जो सीढ़ी बनाएंगे उस सीढ़ी का जो हाइट होगा, जो सीढ़ी का हाइट होगा वो 18 सेंटीमीटर से कम नहीं होगा, और जो विड्थ होगा, चौड़ाई होगा, वो 35 सेंटीमीटर से कम नहीं होगा। ठीक है, ध्यान रहेगा, है ना। चलिए, अगर 1 मीटर से कम चौड़ा है तब तो वजन ढोएंगे ही नहीं। अगर 1 मीटर है नॉर्मली और 15 डिग्री से ज़्यादा इंक्लाइनेशन है, अगर 30 डिग्री से ज़्यादा रहता तब भी वजन नहीं ढोते। अब है कि अगर 15 डिग्री से ज़्यादा इंक्लाइन है तब हम इसमें सीढ़ी बना देंगे, और 18 सेंटीमीटर का चौड़ा हाइट हो जाएगा और 35 सेंटीमीटर का चौड़ाई हो जाएगा। चलिए, क्वेश्चन रैंडम पूछते हैं, कुछ आपसे बताइएगा। एक रास्ता है जिसका चौड़ाई कितना मीटर से ज़्यादा रहने पे हम इसमें वजन ढो सकते हैं। इंक्लाइनेशन कुछ बोला नहीं है, बताइएगा आंसर। एक कोई गैलरी है, उस पर कितना मीटर से ज़्यादा चौड़ा रहेगा तो हम ढो सकते हैं वजन। बिल्कुल, 1 मीटर से ज़्यादा रहेगा तभी हम ढो सकते हैं, 1 मीटर से कम नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि अगर इसका इंक्लाइनेशन कितना से ज़्यादा रहेगा, अगर इस पर्टिकुलर जो ये है इसका इंक्लाइनेशन कितना डिग्री से ज़्यादा रहेगा, तो उस कंडीशन में हम सीढ़ी बनाएंगे। बताइएगा कितना से ज़्यादा इंक्लाइन रहेगा, यही जो गैलरी है, अगर हम इसमें वजन लेके चलना पड़ रहा है हमको, तो कितना ज़्यादा इंक्लाइनेशन रहेगा तो हम सीढ़ी बनाएंगे। 15 डिग्री, बिल्कुल सही बोले आप, 15 डिग्री हो जाएगा। चलो, ये तो समझ गए कि 15 डिग्री से ज़्यादा रहेगा तो हम सीढ़ी बनाएंगे। अब सीढ़ी बनाएंगे तो भैया सीढ़ी का कुछ चौड़ाई होगा, कुछ हाइट होगा, तो बताइएगा हाइट कितना होगा, सीढ़ी का हाइट कितना होगा। बिल्कुल 18 सेंटीमीटर या 0.18 मीटर, ठीक है, सही है आपका भी। अगला है कि चौड़ाई कितना होगा, अगला क्वेश्चन है चौड़ाई यानी विड्थ कितना होगा। बताइएगा विड्थ कितना होगा। 0.35 यानी कि 35 सेंटीमीटर। अब हमको लगता है कि आपका चैप्टर पूरी तरह से ख़त्म हो गया है, और आपको आई थिंक कि सारा छोटा छोटा जो प्रॉब्लम है, डाउट है, वो क्लियर हो गया होगा। हाँ, ठीक है, अगला क्लास से एक नया चैप्टर को स्टार्ट करेंगे हम, है ना। जस्ट अ सेकेंड, क्लास लेने के 30 मिनट पहले कम से कम। हाँ, बता देंगे, कल से तो टाइम आपका बांध दी है ना, कल से शाम को 5 बजे रहेगा, अगर टाइम चेंज करना रहेगा तो हम बता देंगे, ठीक है। चलिए, पीपीटी हम कल सेंड कर देंगे इसका। बाकी अब पहले वाला तो किया हुआ है ना, तो उसमें तो आपका आधा से ज़्यादा है, थोड़ा सा पीछे का छुट्टा हुआ है, 2 4 बनाए नहीं थे, तो हम भेज देंगे, ठीक है। हॉलेज का पीपीटी बोल रहे हैं। अच्छा, कॉलेज का अभी हम भेज रहे हैं। क्लास अभी डेली ले रहे हैं क्लास, हफ्ता में 3 दिन वाला कॉन्सेप्ट भूल जाइए। अभी ऐसा है कि जितना चाहेंगे, जितना हो सकता है हम क्लास ले लेंगे, ठीक है। उसके बाद अगर बीच में हमको कभी कोई दिक्कत आ गया तो फिर आप माइंड मत कीजिएगा, है ना। ऐसे करके काम चलेगा आपसी अंडरस्टैंडिंग में, है ना। जितना हो सकता है अभी हम क्लास लेंगे। मेरे लिए 3 दिन, 4 दिन, 7 दिन, 10 दिन कुछ नहीं है। चलिए, अब इतना ही रखते हैं आज के लिए। सबको जय हिंद, बिल्कुल जय हिंद। जय हिंद, अच्छे से इसको रिकैप करते रहिएगा। जय हिंद।